प्रिय विद्यार्थियों, आज के इसमें सेकंड वर्चुअल व्याख्यान में आप लोगों को कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यवसायों में लगे हुए करदाताओं की परिकल्पित आय की गणना बताऊंगा। कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यवसाय हैं और उन व्यवसाय को जो करने वाले व्यापारी हैं या करदाता हैं उनकी परिकल्पित, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीजम्पटिव, PRESUMPTIVE, प्रीजम्पटिव, यानी जिसका अपन प्रिज्यूम करें, परिकल्पना करें या कल्पना करें, उसके आधार पर आय की गणना करते हैं। और ये जो गणना होगी वो धारा 44 से AD के अंतर्गत आती है, धारा 44 AD। तो ये जो धारा है 44 AD, इसकी कुछ विशेषताएं देखें अपन पहले कि ये धारा क्या कहती है। मैं इसके संबंध में आपको ये बता दूं कि जब एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं तो इसमें से अगर सवाल कोई आता है प्रिजम्पटिव इनकम से संबंधित, तो वो ज़्यादातर संभावनाएं होती हैं कि 8 नंबर वाला क्वेश्चन बन सकता है, और इसमें बीच में कहीं 2 नंबर का क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो अपने लिए एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। अपन न 2 वालों को छोड़ सकते हैं न 8 वालों को छोड़ सकते हैं, और उसके बाद में इसमें बचा हुआ काम है वो फिर 20 नंबर का होता है। फिर बाद में अपन उस 20 नंबर के ऊपर या न्यूमेरिकल प्रश्नों पर आएंगे। इस धारा के अंतर्गत अपन सबसे पहले इसकी विशेषताएं बिंदुवार देखेंगे। तो पहले पॉइंट में ये धारा कहती है कि ये लागू होगी पात्र करदाताओं पर, यानी वो करदाता पात्र होना चाहिए, एलिजिबल। और एलिजिबल किसको माना इन्होंने? एलिजिबल है कोई भी वेस्टी, वेस्टी का मतलब इंडिविजुअल, या जिसको आप एक व्यक्ति कह सकते हैं। फिर हिंदू अविभाजित परिवार, जिसको इंग्लिश में अपन कहेंगे बाद में अब्रीवेटेड HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो भी हो सकता है एलिजिबल। और या कोई फर्म हो सकती है। तो ये तो हैं इसमें पात्र। हो कौन कौन सकते हैं? एक वेस्टी हो सकता है, HUF हो सकता है, फर्म हो सकती है। ये इसकी मूल विशेषता है। फिर दूसरी जो विशेषता है वो ये है कि ये 44 AD धारा लागू होती है वो माल वाहक जो वाहन चलाते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट का जो काम करते हैं, या उनको किराए पर देते हैं ट्रकों को, या पट्टे पर देने का काम करते हैं, उनके ऊपर ये धारा लागू नहीं होती। तथा ऐसे व्यवसाय जिनकी कुल टर्नओवर का मतलब एक तरह से बिक्री मान लो, कुल टर्नओवर या सकल प्राप्तियां गत वर्ष में 2 करोड़ से अधिक नहीं है, उन व्यवसायों की। व्यवसाय कौन से बताए? ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले, उनके ऊपर ये धारा लागू नहीं हो रही है। और फिर उसके बाद में अगली जो विशेषता है वो ये कहती है कि करदाता को गत वर्ष में जो सकल प्राप्तियां हुई हैं या उसका जो टर्नओवर हुआ है उसका 8% के बराबर लाभ माने जाएंगे। यानी इन्होंने फिक्स कह दिया कि जो उसको सकल प्राप्तियां हो रही हैं या उसका टर्नओवर या उसकी बिक्री है, उसका 8% जितना भी आएगा वो उस व्यवसाय के लाभ माने जाएंगे इस धारा के अंतर्गत, 44 से AD के अंतर्गत 8% सकल प्राप्तियों के। और अगर उसको जो प्राप्तियां हो रही हैं वो सारी बैंक के माध्यम से, बैंक के चेक, ड्राफ्ट या ECS सिस्टम के द्वारा प्राप्त हो रही हैं, तो सकल प्राप्तियों का 6% जो होगा वो उस व्यवसाय के लाभ
माने जाएंगे। फिर उसके बाद में इस धारा की अगली विशेषता में ये कहा गया है कि यदि कोई करदाता इस धारा के अंतर्गत परिकल्पित आय प्रीजम्प्टिव इनकम के विकल्प को अपनाता है तो उसे आगे के 5 वर्षों तक भी उसे अपनाना पड़ेगा। एक ये उसकी विशेषता या शर्त हो गई है। और फिर एक विशेषता लास्ट में ये बताई गई है कि ये धारा निम्नलिखित पर लागू नहीं होती। ये इन लोगों पर लागू नहीं होगी जो कमीशन या दलाली का काम करते हैं, कमीशन या दलाली से आय कमाते हैं, या ऐसा व्यक्ति जो कोई एजेंसी का व्यवसाय चला रहा है या कोई उसने एजेंसी ले रखी है, उसका व्यवसाय करता है, एजेंसियों का व्यवसाय करता है, तो उस पर भी लागू नहीं होती ये धारा। यानी उसकी आय की गणना 8% और 6% के आधार पर नहीं कर सकते। और फिर इसी तरह से ऐसा व्यक्ति जो धारा 44AA उपधारा 1 में वर्णित कोई पेशा चलाता हो, उसके ऊपर भी ये लागू नहीं होती। तो ये 44AD धारा की अपन ने विशेषताएं देखी। और 44AD धारा के अंतर्गत आपको केवल करना इतना है कि उस करदाता की जो सकल प्राप्तियां या टर्नओवर है उसके आधार पर 8% और 6% से मल्टीप्लाई करके उसकी आय की गणना करेंगे। तो इस तरह से एक आपको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं जो पटेल चौधरी की बुक में इलिस्ट्रेशन 11 के रूप में है। उसमें उसको मैं पहले पढ़ देता हूँ। श्री महेश सिविल निर्माण के व्यवसाय में लगे हुए हैं, यानी वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। फिर गत वर्ष 19-20 में उनकी इस व्यवसाय की सकल प्राप्तियाँ 54 लाख रुपए की रही हैं। सकल प्राप्तियाँ ग्रॉस रिसीट्स उसको मिली है 54 लाख। ये खुद कंस्ट्रक्शन का काम करता है। और इसमें आगे बताया कि ठेकेदाताओं द्वारा, ये ठेकेदार है, ठेकेदाताओं द्वारा दिए गए माल की लागत 4 लाख रुपए इसमें सम्मिलित नहीं है। ठेकेदाताओं ने ठेका जिन्होंने दिया उनको ठेकादाता कहते हैं। ठेकादाताओं द्वारा दिए गए माल की लागत, ठेकेदाताओं ने माल दे दिया और उसकी लागत थी 4 लाख रुपए, ये इसमें शामिल नहीं है सकल प्राप्तियों में। ये अलग मामला है। वे निम्न कटौतियों का दावा करते हैं और वो कहते हैं कि ये 54 लाख रुपए की जो प्राप्ति हुई है इसमें से मैंने ये खर्चे किए हैं। खर्चे क्या क्या किए? आय में से खर्चे घटते हैं, ये अपन जानते हैं, बशर्ते नियमानुसार हों। तो उपयोग में लाई गई सामग्री का मूल्य, ये कह रहे हैं मटेरियल काम में लिया उन्होंने 22,50,000 का, कर्मचारियों को वेतन दिया 3,40,000, डेप्रिसिएशन लगा 3,20,000 का, और अदर एक्सपेंसेस या अन्य खर्चे 1,80,000। ये सूचनाएं दी। एक ठेकेदार है ये महेश, इसने कुछ राशियां प्राप्त करी हैं, कुछ खर्चे आपको बताए गए हैं कि ये खर्चे उन्होंने करे हैं। अब करना क्या है? करने के लिए ये कह रहे हैं कि उसको सलाह दीजिए, एडवाइज़ कीजिए, क्योंकि आप कॉमर्स के विद्यार्थी हो, इनकम टैक्स पढ़ते हो, सलाह दीजिए कि उनको धारा 44AD में दिए गए, यानी 44AD धारा लागू करनी है, में दिए गए परिकल्पित लाभ प्रीजम्प्टिव जो 8% और 6% हो सकता है। 8% सामान्य परिस्थितियों में, और अगर सारे लेन देन बैंक से होते हैं तो 6%। तो परिकल्पित लाभ संबंधी योजना को अपनाना चाहिए या नहीं, ये आपको उसको सलाह देनी है, और तथा निर्णय के प्रभावों पर भी टिप्पणी करनी है। तो उसको सलाह देनी है आपको कि वो ये परिकल्पित आय है उसके आधार पर गणना करे या नहीं करे। तो पहली परिस्थिति में है, अगर वो इस विकल्प को काम में लेता है, तो पहली परिस्थिति में स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इफ़ मिस्टर महेश ऑप्ट माने अपनाना फॉर प्रीजम्प्टिव प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44AD।
44 AD के अंतर्गत अगर वो विकल्प को अपनाता है तो उसकी आय इस तरह से होगी, और वो होगी उसकी 8%। और 8% किसका? उसको जो सकल प्राप्तियां मिली हैं 54 लाख। तो आप लोग 54 लाख इंटू 8% करेंगे तो ये राशि आती है फिर 4,32,000। तो अगर वो इस विकल्प को अपनाता है 8% वाले को, सकल प्राप्तियों को 8% से गुणा कर देता है, इस विकल्प को अपनाता है, तो उसकी आय आती है 4,32,000। अब अपन देखेंगे कि इस विकल्प को नहीं अपनाए तो क्या है, फिर दोनों की तुलना करके देखेंगे। तो सेकंड पॉइंट में है, इफ़ मिस्टर महेश डज नॉट ऑप्ट फॉर प्रीजम्पटिव प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44 AD, अगर वो नहीं अपनाता है तो आय में से खर्चे घटाएगा। तो सबसे पहले लिख दिया टोटल रिसीट्स 54 लाख लेस एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज में सारे एक्सपेंसेज जोड़ देंगे और फिर आय में से घटा देंगे। एक्सपेंसेज कौन कौन से? उसका मटेरियल का खर्चा है 22,50,000 का, सैलरी का है 340 का, डिप्रिसिएशन 320 का, और अदर एक्सपेंसेज 180 के। इस तरह से खर्चों का जोड़ आता है 30,90,000। और उसको कुल प्राप्तियां हुई हैं 54 लाख। 54 लाख में से 30,90,000 घटा देंगे तो ये आएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस 54 लाख माइनस 30,90,000, 23,10,000। तो आय आती है 23,10,000। अगर वो ऑप्शन को नहीं अपनाता है तो उसकी इनकम बढ़ जाती है, 23,10,000 है, और ऑप्शन को अपनाता है तो आय आती है 4,32,000। हर एक व्यवसायी अपनी इनकम कम दिखाना चाहेगा, क्योंकि इनकम ज़्यादा होगी तो ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। इसलिए अब अपन ये कहेंगे कि उसको इस विकल्प को या परिकल्पित आय के विकल्प को अपनाना चाहिए। लेकिन इसके साथ में शर्त यह है कि आगामी 5 सालों तक वो लगातार इसे अपनाता रहेगा। तो इस तरह से ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाता है। तो परिकल्पित आय से संबंधित थ्योरी देख लें आप, और फिर उससे संबंधित जो भी प्रश्न आगे दिए हैं उनको कर लें। कल अपन पैसे के लाभों के आधार पर, ये तो लाभ था आज उसके व्यापार का लाभ, और पैसा अलग चीज़ है। तो पैसे के लाभों के आधार पर लाभों की गणना परिकल्पित आधार पर वो अपन कल के व्याख्यान में करेंगे। थैंक यू।